मेरा नाम मानव है। मैं बहुत ही गरीब था। मेरी माँ जिस बंगले में नौकरी किया करती थी, वहाँ की मालकिन बहुत अच्छी थी। मेरी माँ को महीने की सैलरी के साथ साथ पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए खाना दिया करती थी, और उन्हीं के घर नौकरी कर करके मेरी माँ ने मुझे जवान कर दिया था। अब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा था। मेरी माँ काफ़ी बीमार रहने लगी थी। ऐसा नहीं था कि मेरी माँ का इलाज नहीं चल रहा था। उनका इलाज मालकिन ही शहर के अच्छे डॉक्टर से करवा रही थी, लेकिन उनकी मौत का समय करीब आ गया था। इसलिए वो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मैं उनके बिना यहाँ अकेला रह गया था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनूं, अच्छी नौकरी करूं, ताकि मेरी माँ को काम ना करना पड़े और फिर वो अपनी सुकून की जिंदगी गुजारे। उनके लिए अच्छे दिन ना आ सके थे। वो अपने बेटे की कमाई पर ऐश ना कर सकी थी। अच्छा समय आने से पहले ही वो इस दुनिया से विदा हो गई। माँ की मौत को कई दिन गुजर गए थे। अभी मेरी पढ़ाई ही चल रही थी। मेरा इंटर कंप्लीट हो चुका था और मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था, लेकिन मेरे पास जो पैसे थे वो खत्म हो चुके थे। मेरी माँ को मरे हुए 1 महीना गुजर गया था। मुझे पता चला कि मालकिन भी इस दुनिया से चली गई है। ऐसे ही मुझे ये खबर मिली तो मैं उनके घर दुख जताने के लिए चला गया था। पता चला कि मालकिन की मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। उनका एक्सीडेंट हुआ था। मुझे उनकी मौत पर बेहद अफसोस हुआ। वो एक अच्छी औरत थी। कभी कभी दिन के समय मुझे अपनी माँ से कोई बहुत ज़रूरी काम होता तो मैं उनकी नौकरी के समय उनसे यहाँ मिलने के लिए आ जाता था। तभी मैंने मालकिन और उनके पति को भी देखा था। मालकिन के नेचर के बारे में तो मैं अच्छी तरह से नहीं जानता था, क्योंकि मेरा उनसे कम ही सामना हुआ था। उस दिन घर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। थोड़ी देर वहाँ पर रुकने के बाद मैं दोबारा से अपने घर वापस आ गया था, लेकिन मुझे बार बार अपने एडमिशन की चिंता सता रही थी। मुझे आगे और पढ़ना था, अपनी माँ का सपना पूरा करना था। अब मैं क्या करूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एडमिशन के लिए पैसों का बंदोबस्त कैसे किया जाए? माँ की मालकिन भी मर गई थी। अगर वो जिंदा होती तो शायद वो मेरी मदद कर देती। मैंने सोचा कि मालकिन ही क्यों, मालिक भी तो मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने सोचा अभी तो मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। अभी मालकिन की मौत को हुए ही कितने दिन हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरे तो मैं मालिक से मदद लेने के लिए पहुंच गया था। मैंने सोचा कि वहां से थोड़े बहुत पैसों का तो बंदोबस्त हो ही जाएगा। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उनके घर में काम करने वाली पुरानी नौकरानी कल्पना का बेटा हूँ, इस हिसाब से उन्हें मेरी मदद तो करनी चाहिए। दिल में एक उम्मीद लिए मैं 20 दिन बाद मालकिन के बंगले पर चला गया था। बाहर बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे। उन्होंने मुझे घर के अंदर जाने की परमिशन दे दी थी। अभी मैं हॉल तक ही पहुंचा था, मैंने देखा कि सामने के दरवाजे से एक लड़की तेजी से अंदर दाखिल हो रही थी। मैं अलर्ट होकर बैठ गया, लेकिन उसकी एंट्री किसी तूफान से कम नहीं थी। उसके काले लंबे बाल हवा में उड़े और वो भागती हुई सीधी मेरे पास आई। वो जोर जोर से हाँफ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। वो मुझसे टकराई और कहने लगी कि प्लीज हेल्प मी, मुझे यहाँ से निकालो। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन कपकपाहट भी थी जो सीधे दिल पर असर कर रही थी। मैं जैसे शॉक्ड हो गया था। मेरी आंखें उसके चेहरे पर जम गई थी, क्योंकि मैं इस लड़की को पहले भी कहीं देख चुका था, लेकिन कहाँ ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। अचानक मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ। जब मैं यहाँ मालकिन के घर उनके अंतिम संस्कार में आया था, तब ये लड़की मालकिन की अर्थी के पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी। इस लड़की की आंखों में आंसू थे और भीगी हुई पलकें थीं। उसके डर की गवाही दे रही थी। उसकी कत्थई रंग की आंखें किसी दर्दनाक कहानी को सुना रही थी, जिन्हें वो छुपाने में नाकाम रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। वो घबराते हुए कहने लगी कि तुम मेरी मदद करोगे। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कांप गया। मैंने कहा, कौन हो तुम? मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली थी। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरी बात पर वो रोने लगी और कहने लगी, ये लोग बहुत जालिम हैं। ये मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हैं और मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं हैरानी और डर के बीच में जकड़ गया था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां हमारे अलावा कोई भी नहीं था। उसकी हालत और बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सा खतरा पैदा कर दिया था। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम सुकून से यहाँ बैठो। मैंने सोफे की तरफ इशारा करके धीरे से उससे कहा था और कहा कि मुझे बताओ, क्या बात है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश जरूर करूंगा। पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ। वो अपने आंसू पोंछने के बजाय मेरे घुटने थाम कर बैठ रही थी।
जैसे मैं उसकी आखिरी उम्मीद हूँ और कहीं उसे छोड़कर भाग ही न जाऊं। मैंने फिर से उससे कहा कि देखो, रोना बंद करो, मुझे बताओ कि आखिर क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उसने मेरी बात काटते हुए कहा कि देखो, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ नौकरी के लिए आए हो ना, ये तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो मेरे साथ कर रहे हैं। उसकी बातों ने मेरी हालत और ख़राब कर दी थी। मैं सोचने लगा कि आखिर ये मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं था, ना ही मेरा कोई दोस्त यहाँ आसपास में मौजूद था। अगर सच में मेरे साथ यहाँ कुछ हो गया तो कोई मेरा पता करने भी नहीं आएगा। बाहर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ मेरे साथ क्या हुआ है। ये सोच आते ही मेरा दिल बुरी तरह जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने इस लड़की की आंखों में झांका तो वो डर जो मैंने पहले उसकी आंखों में महसूस किया था अभी भी मौजूद था। उसकी आंखों में ऐसी शिद्दत थी कि मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था। इसमें कोई शक नहीं कि वो लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन डर और बेबसी ने उसकी खूबसूरती को मार दिया था। वो नाजुक सी पतली सी लड़की थी। उसने हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे, शायद कभी नए और खूबसूरत रहे होंगे। उसका रंग बहुत सफेद था। वो मेरे साथ चिपक कर खड़ी हुई थी, लेकिन उसकी पहचान में एक अजीब सी कशिश थी। वो फिर से मुझे झंझोड़ कर बोली, तुम मेरी मदद करोगे, बोलो ना, वो आस भरे शब्दों में कह रही थी। मैंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए थे। हालांकि हम पहली बार मिले थे, लेकिन इस लड़की का मुझ पर भरोसा मुझे हैरान किए जा रहा था। वो मुझसे जो भी कहती मैं फौरन हाँ कर देता। सच तो यह है कि इस समय मुझे अपनी भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा लगता था कि जैसे मैं उसके कहने में आ गया हूँ। अगर वो सच में मुश्किल में थी तो मेरी औकात ही क्या थी, मैं भला उसकी मदद कैसे कर सकता था। एक मामूली सा लड़का जिसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तो खुद यहाँ के मालिक से भिखारी की तरह मदद मांगने के लिए आया था। पता नहीं क्यों उससे मैं ये सब नहीं कह पाया। वो मुझसे कहने लगी कि ये लोग बहुत जालिम हैं, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, बस मुझे आज़ाद करवा दो। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। उसके होठों में इतनी रिक्वेस्ट थी कि मैं अपनी जगह हिलकर रह गया था। मैंने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था कि जिससे मैं इस लड़की के बारे में पूछता, और वो जिस अंदाज में मेरे सामने खड़ी हुई थी वो मेरे लिए बहुत परेशानी की बात थी। मैं डर के मारे उसके हाथ पर हाथ भी नहीं रख सकता था, ना ही उसे तसल्ली देने के लिए मेरे पास कोई हौसले भरे शब्द थे। मैं तो अपनी परेशानी में घर से निकलकर यहाँ पहुंचा था। मुझे क्या पता था कि एक नई परेशानी मेरे सामने मौजूद होगी। मैंने उसे कहा कि देखो, मैंने तुमसे वादा कर लिया है, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, लंबी सांस लो और मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है। जब तक मुझे तुम्हारी परेशानी का सही हल पता नहीं चलेगा तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। ये सच है कि मैं यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए बंदोबस्त करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैंने अपना ज़मीर अभी भी किसी के पास गिरवी नहीं रखवाया। अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो जहाँ तक हो सका मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा। उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ किसी की मदद मत लो, यहाँ से बाहर जाकर तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तो उसकी बात सुनकर परेशान हो गया। मेरा परेशान होना बनता भी था, क्योंकि मैं बेरोजगार था, छोटे से घर में रहता था। अगर मैं इसे यहाँ से ले भी जाता तो अपने साथ तो नहीं रख सकता था, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे यहाँ से ले जाना नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि गेट से अंदर मैंने काफी हट्टे कट्टे गार्ड्स खुद अपनी आंखों से देखे थे। उनकी मौजूदगी में तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। हाँ, लेकिन उसकी मदद की वजह से मैं अपनी जान से जरूर जा सकता था। लेकिन इस लड़की को ऐसी हालत में छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरा दिल ये भी नहीं मान रहा था, और मैं इसकी मदद भी नहीं कर सकता था। ये सारी सिचुएशन मेरे लिए किसी दिमागी दबाव से कम नहीं थी, मगर वो किसी मासूम बच्चे की तरह डरती हुई नजरों से मुझे देखने लगी। मगर मैंने अपनी नजर झुका ली। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा कि मालिक कहाँ है, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ। उसने जल्दबाजी में और घबराकर कहा, तुम्हें उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अच्छे इंसान नहीं है, वो इस सब की असल वजह है। मेरे सामने जब से उनकी हकीकत आई है मुझे वो मेरे दुश्मन नजर आने लगे हैं। मैंने कहा, क्या उन्होंने तुम्हें कैद करके रखा है? यहाँ मेरी माँ ने काफी समय तक काम किया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, और उनके मरने के कुछ समय के बाद ही मालकिन की भी मौत हो गई। क्या तुम उन्हें जानती हो? तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी माँ को तो नहीं जानती, लेकिन इस घर की मालकिन मेरी माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। देखो, तुम फालतू बातें करके अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ से निकाल दो।
वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय घबराते हुए कहने लगी कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गया था और इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखों में एक उम्मीद के साथ साथ डर भी भरने लगा था। मैंने कहा, अच्छा तुम रोना बंद करो, खुद को संभालो। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर का कोई फैमिली मेंबर तो यहाँ होगा ना? वो कहने लगी कि मैंने कहा ना कि इस घर की मालकिन मेरी माँ है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर मेरा कोई होता तो यूं मैं इस तरह तुम्हारे आगे रो रो कर रिक्वेस्ट न कर रही होती और ना ही मेरे साथ आज ऐसा जुल्म हो रहा होता। मैंने कहा, क्या सच में तुम मालकिन की बेटी हो? तो वो कहने लगी कि हाँ। मैंने कहा, तो फिर मालकिन के पति तो मालिक हैं। तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो कि तुम्हारा मालकिन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं परेशान होकर बार बार उससे पूछ रहा था। वो मुझे कहीं से भी इस घर की मालकिन की बेटी नहीं लग रही थी। वो तो इन मामूली से कपड़ों में किसी नौकरानी की बेटी लग रही थी। हाँ, मगर उसकी शक्ल किसी मलिका जैसी थी। अगर वो इस घर की बेटी होती तो इस तरह से मेरे आगे रो रो कर रिक्वेस्ट न कर रही होती और ना ही उसकी कंडीशन ऐसी हो रही होती। उसके बोलने के अंदाज से भी मैं समझ गया था कि जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है। अभी मैं उसकी बात समझने की कोशिश कर ही रहा था, उसी समय दरवाजा एक झटके से खुला और एक बड़ी उम्र के आदमी बड़े ही भरोसे के साथ घर के अंदर दाखिल हुए, जिनकी उम्र लगभग 55 साल के करीब होगी। वो सूट बूट पहने हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके सुकून से मेल नहीं खा रही थी। उन्होंने वहां कदम रखते ही हमें देखा। जैसे ही उनकी नजर इस लड़की पर पड़ी, उनकी आंखों में एक अजीब सी वहशत आ गई, लेकिन फौरन उन्होंने अपने एक्सप्रेशन पर काबू पा लिया। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे कि तुम बैठो बरखुरदार, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। उन्होंने नरमी से कहा कि इस लड़की की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा था और फिर वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगे थे और फिर इस लड़की को देखने लगे तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई थी, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को देखकर महसूस करता है। फिर उन्होंने किसी को आवाज दी, मनोहर। उनके बुलाने की देर थी कि दो हट्टे कट्टे आदमी वहां पर आए। दोनों लंबे और मजबूत शरीर के थे और उनके चेहरों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे वो सिर्फ उनके काम के लिए वहां आए थे। उस आदमी ने इन दोनों की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपनी आंखों के इशारे से हुक्म दिया तो वो फौरन उस लड़की की तरफ बढ़े। लड़की ने मेरी तरफ बेबसी से देखा और घबराकर मेरे पीछे छुपने की कोशिश की। कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ, यहाँ से मुझे ले चलो। वो चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं दूर से आ रही हो। मैं हैरानी और डर से उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत सारी कहानियां छुपी हुई थी, जैसे वो कह रही हो कि ये सब कुछ हकीकत है, वो झूठ नहीं कह रही। इन दोनों आदमियों ने लड़की के बाजू पकड़ लिए और उसे घसीटने लगे। वो रिक्वेस्ट कर रही थी, चीख रही थी कि मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थी, लेकिन इन मर्दों के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वो लड़की को लगभग कमरे से बाहर ले जा रहे थे, वो पलटकर मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में इतना दुख था कि मैं पल भर के लिए अपने इर्द गिर्द सब कुछ भूल गया था। वो आंखें मुझसे मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन मेरा दिमाग और दिल जैसे कंफ्यूज हो गया था। वो आखिरी समय तक मेरी तरफ देखती रही, जैसे कह रही हो, क्या तुम सच में कुछ नहीं करोगे? उसके जाने के बाद वो आदमी मेरे करीब वाले सोफे पर बैठ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी, जैसे उन्होंने अपनी मुस्कुराहट को रोक लिया। फिर वो नरमी से कहने लगे कि यहाँ जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और बाहर किसी को ये मत बताना। दरअसल इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है और ये सब कुछ दवाइयों की वजह से हुआ है, इसलिए वो इस तरह की फिजूल बातें कहती रहती है। बस दरवाजा खुला होने की देर होती है, फौरन ही बाहर निकल कर आती है। उनकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल में डर पैदा कर दिया था। मैं वहां बैठा ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में इस लड़की की चीखें और इसकी रोती हुई आंखें बार बार आ रही थी। इन आंखों ने जैसे मेरी आत्मा को अपने वश में कर लिया था। वो जो मुझे बता रहे थे, उन सब से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो छुपा हुआ है और वही मुझे जानना था और समझना था। वो और कोई नहीं बल्कि मालकिन के पति थे, जिनको मैं आज पहली बार देख रहा था, इसलिए मैं इनको पहचान नहीं पाया था। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं आपके बंगले में काम करने वाली पुरानी नौकरानी कल्पना का बेटा हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। दरअसल मेरी माँ यहाँ की पुरानी नौकरानी रह चुकी है। यहीं के पैसों से हमारे घर का चूल्हा चौका जलता था।
माँ के मर जाने के बाद मैं काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा हूँ। मालकिन ने मेरी पढ़ाई का सारा खर्च उठाया हुआ था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा इंटर कंप्लीट हो चुका है। मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने सोचा कि मालकिन ना रही तो क्या हुआ, मालिक तो हैं। मैं आपसे कुछ पैसों की मदद लेना चाहता था, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। मेरी बात सुनकर वो अफसोस जताने की कोशिश कर रहे थे, मगर ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि उनके दिल में कोई नरमी नहीं थी। उनके अंदाज में एक अजीब सा घमंड था। फिर अचानक उनके एक्सप्रेशन बदल गए और उन्होंने सीधे सीधे कहा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो फिर मेरे मैनेजर से कहो, वो तुम्हारी कुछ मदद कर देगा। वो कुछ देर के लिए तो खामोश हो गए थे, फिर उनकी आंखों में एक गहरी सी चमक आ गई थी। उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर तुम चाहो तो यहाँ नौकरी भी कर सकते हो। मैंने उनको गौर से देखा। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारी पढ़ाई चल रही है तुम हमारे घर में नौकरी कर सकते हो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठा लूंगा। तुम्हारी माँ हमारे घर की पुरानी और वफादार नौकरानी थी। वो मुझे भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसने मेरी बातों को कभी कहीं दूसरों तक नहीं पहुंचाया और वो मेरी पत्नी की भी फेवरेट थी। तभी तो वो तुम्हारी माँ को ज्यादा पैसे दिया करती थी। तो बताओ, तुम हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो? तुम मेरे घर पर गार्ड की नौकरी कर सकते हो। मुझे तो वैसे भी नौकरी की जरूरत थी ताकि मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकूं। दिन में कॉलेज चला जाया करूंगा और कॉलेज से आने के बाद नौकरी कर लिया करूंगा। इस तरह मेरा भी खर्च निकल जाएगा और मालिक ने कहा है कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा भी उठा लेंगे। इससे बेहतर रास्ता मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं उनके इस ऑफर को मान गया था। मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा, तो फिर तुम कल से नौकरी शुरू कर सकते हो। मुझे गार्ड के लिए किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी। वैसे भी तुम्हारी माँ भी इतनी भरोसेमंद औरत थी तो उसका बेटा भी भरोसेमंद ही होगा। तुम अपने कॉलेज से आने के बाद शाम के टाइम से गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर सकते हो और पूरी रात भी तुम्हें नौकरी करनी होगी, क्योंकि रात को हमें बंगले के आसपास सख्त पहरा देना पड़ता है। जब से तुम्हारी मालकिन की मौत हुई है तब से हम लोग बहुत सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि हमारे दुश्मन रह चुके हैं और पहले भी कई बार तुम्हारी मालकिन को किसी ने मारने की कोशिश की थी। इसलिए मैं सिक्योरिटी को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मैंने कहा कि जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं ईमानदारी से अपनी नौकरी करूंगा। ये खबर मेरे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। उन्होंने जब मुझे सैलरी का बताया मैं तो बहुत खुश हो गया था। मुझे एक कमरे का सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया गया था जहां मैं आसानी से रह सकता था। मैंने जल्दी से अपने घर में ताला लगा दिया और मैं यहीं पर शिफ्ट हो गया था। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। इस तरह मेरा एडमिशन भी हो गया था। अब आधा दिन मेरा कॉलेज में गुजरता था और बाकी का सारा समय मेरा यहाँ ड्यूटी करते हुए गुजर रहा था। मालिक रघुवेंद्र साहब के कमरे की लाइट जलती रहती थी और बंगले में इस समय खामोशी छा जाती थी। मैं बाहर अपनी ड्यूटी भी करता रहता था और किताबें भी रखकर पढ़ाई कर लिया करता था। ऐसे में मुझे पढ़ाई करने का अच्छा मौका मिल जाता था। मैं हर रात मालिक के कमरे से आई हुई रोशनी के करीब बैठकर पढ़ता था और हर घंटे 2 घंटे बाद बंगले के अंदर के हिस्से में चक्कर लगा लिया करता था। ये जगह एक तरह से सुकून की थी, लेकिन कभी कभी मुझे इस जगह के इर्द गिर्द कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती थी और मैं एकदम से बेचैन हो जाता था। वो लड़की जो उस दिन मुझे रोती हुई मिली थी दोबारा यहाँ कहीं दिखाई न दी। पता नहीं अब वो किस हाल में होगी। मैं जब भी उसके बारे में सोचता तो मेरा दिल बोझल होने लगता था। मालिक ने तो कहा था कि उसकी दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो झूठ क्यों बोलेंगे? मेरा दिमाग फिर इस सवाल पर ही अटक जाता था। मुझे जब इस लड़की की आंखें और कांपता हुआ बदन याद आता तो मेरा दिल करता कि वो लड़की ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। यहाँ रात की ड्यूटी करते हुए कई बार मुझे घुटी सी आवाजें सुनाई दी थी, जैसे किसी के मुंह पर हाथ रखा हुआ हो और वो रो रहा हो। ऐसे में कई बार मेरा ध्यान फौरन इस लड़की की तरफ चला जाता था। मुसीबत तो ये थी कि मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। मुझे इस बंगले में काम करते हुए लगभग 10 दिन हो चुके थे। अभी मेरी किसी के साथ इतनी बातचीत नहीं हुई थी कि मैं किसी से उसके बारे में कुछ पूछता। यहाँ पर मैंने मालिक के नौकरों का एक अजीब सा बिहेवियर देखा कि वो आपस में बातें नहीं करते थे। मैंने 1-2 बार गेट के गार्ड से बात करने की कोशिश की तो अचानक मालिक के खास बॉडीगार्ड ने मुझे कड़क शब्दों में डांट दिया और कहा कि तुम्हें यहाँ पैसे बातों के नहीं मिलते, अपने काम से काम रखो। मैं तो हैरान रह गया था। उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमें किसी कैमरे में देखा गया है।
असल में मैं गार्ड से दोस्ती बढ़ाकर उस लड़की के बारे में पूछताछ हासिल करना चाहता था, लेकिन अब तो मैं बहुत ज्यादा सावधान हो गया था। रात के समय कभी कभी ऐसा महसूस होता कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन जब मैं इधर उधर देखता तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लगता था। बंगले के अंदर मौजूद खामोशी इतनी गहरी होती थी कि कभी कभी मेरी अपनी सांसों की आवाज भी मुझे डरा दिया करती थी। एक दिन मैं अपना असाइनमेंट कर रहा था कि अचानक मुझे मालिक रघुवेंद्र के कमरे से एक चीख सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। ये चीख इतनी खतरनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा दिल बेचैन हो गया था। मैंने खड़े होकर उस कमरे की खिड़की के पास कान लगाने की कोशिश की, लेकिन कमरे के अंदर से मुझे कोई हलचल सुनाई नहीं दी। तो मुझे लगा कि ये चीख शायद इस कमरे से नहीं बल्कि कहीं और से आई है। कमरे की खिड़कियां बंद थी और इन पर मोटे पर्दे लटके हुए थे, जिससे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं थोड़ी देर ऐसे ही खड़ा रहा और फिर दोबारा से अपनी बुक खोलकर पढ़ने लगा, लेकिन सच तो यह है कि मेरा पढ़ने से दिल हट चुका था। मैंने बुक बंद कर दी और बंगले के चक्कर लगाने लगा। 2 रातें इसी तरह से गुजर गई, लेकिन तीसरी रात लगभग 2 बजे का समय होगा। हर तरफ पूरी तरह से खामोशी थी। बंगले के चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हवा में हल्की सी ठंडक थी। ये मेरे लिए एक नॉर्मल सी रात थी। मालिक के कमरे से आई रोशनी में अभी तक मैं पढ़ाई कर रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे की खिड़की के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मालिक खिड़की खोलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने खिड़की बहुत सावधानी के साथ धीरे से खोलने की कोशिश की हो। मेरी नजर बुक के पेपर से उठकर खिड़की की तरफ चली गई और मैं एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो गया। खिड़की की दूसरी तरफ एक साया नजर आया तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गई थी। ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो मेरे सामने रोते हुए आई थी, लेकिन अब उसकी एक झलक देखकर मैं हैरान रह गया था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी और उसकी हालत पहले से कई ज्यादा बिगड़ गई थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे ना जाने कब से बीमार हो। उसके गाल भी अंदर को दब गए थे, आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे थे और उसका चेहरा पीला हो रहा था। उसे दोबारा देखकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वहीं हैरानी भी हुई थी। उसकी हालत देखकर मुझे अफसोस भी हुआ था, लेकिन फिर भी वो काफी सुंदर लग रही थी। लेकिन इस समय वो हड्डियों का कंकाल लग रही थी। कुछ समय में उसकी क्या हालत हो गई थी, मैंने अफसोस से सोचा। वो और मैं दोनों आमने सामने खड़े थे। मुझे बस डर ये था कि अगर मुझे किसी ने इस तरह उसके सामने खड़े हुए देख लिया तो ना जाने क्या सोचेगा। मैंने फौरन अपनी नजरें नीचे की और वहां से हटने लगा था कि अचानक वो अपने कमजोर हाथों से मुझे अपनी तरफ इशारा करके बुलाने लगी, लेकिन मैं हैरानी और डर के साथ खड़ा रहा। फिर ना चाहते हुए भी मेरे कदम खिड़की की तरफ बढ़ने लगे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। वो बार बार अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखती, जैसे उसे डर हो कि कोई आ ना जाए। मैंने खिड़की के करीब जाकर धीमी आवाज में पूछा कि जी जी, सब ठीक तो है ना। वो मेरी तरफ गौर से देखने लगी, फिर बोलने की कोशिश करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बोलने में काफी दिक्कत हो रही है। उसने अपने दोनों हाथ अपने गले पर रख रखे थे और लगातार अपना गला दबाने की कोशिश करने लगी। मुझे उसकी हालत देखकर अफसोस हुआ। मैं वहां से हटने लगा था कि उसने तेजी से अपने हाथ शीशे पर मारने शुरू कर दिए। वो मुझे लगातार अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। लेकिन जैसे ही मैं लड़की के करीब पहुंचा, अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। मैं एकदम पीछे हट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और खिड़की जोरदार आवाज के साथ बंद हो गई, जैसे किसी ने गुस्से के साथ पूरी ताकत लगाकर उसे बंद किया हो। मैं वहीं खड़ा रह गया था, लेकिन कमरे के अंदर अलग अलग चीजों के गिरने की आवाज आने लगी। एक अजीब सा शोर था, जैसे किसी ने उस लड़की के मुंह पर हाथ रख दिया हो। फिर एक कुर्सी जोर से घसीटने की आवाज आई और फिर बुक शेल्फ गिरने की आवाज। क्या हो रहा है, मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में खामोशी थी। सिर्फ चीजों के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और उसकी चीख में ऐसा दर्द था कि मेरा दिल दहलकर रह गया था। उसके चीखने की आवाज जैसे मेरे कानों से गुजरती हुई दिल तक जा पहुंची थी। मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, वो चीख रही थी। उसकी चीख धीरे धीरे और ज्यादा तकलीफदेह होती जा रही थी। ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही हो। फिर यह आवाज धीरे धीरे धीमी होने लगी। ऐसा लगा जैसे उसे कमरे से ले जाया जा रहा हो। फिर अचानक खामोशी छा गई। मैं वहीं खड़ा रहा। दिल की धड़कन तेज थी और मुझे पसीना आ रहा था। मैंने हिम्मत करके टॉर्च ऑन की
और फिर डरते डरते मैं उस खिड़की की तरफ गया। मेरा इरादा यही था कि खिड़की के अंदर टॉर्च की रोशनी लगाकर देखूं कि अंदर के क्या हाल है। लास्ट उसी समय मालिक का बॉडीगार्ड तेजी से बाहर निकला। मैंने टॉर्च फौरन नीचे कर ली और खिड़की के पास से हट गया। गार्ड ने फौरन चौकीदार से कहा कि गेट खोलो और खुद उसने गाड़ी बहुत तेजी से बाहर निकाली। इतने में मालिक और एक बॉडीगार्ड इस लड़की को पकड़कर बाहर लेकर आए। वो लड़की उनके बाजू पर झूल रही थी। वो अपने होश में नहीं थी। ये लोग उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे। मेरा दिल डर रहा था। मेरे दिमाग में सवाल थे लेकिन कोई जवाब नहीं था। मेरे दिल में ना जाने क्यों इतनी बेचैनी थी। जब से उस लड़की की यह हालत देखी थी मेरे दिमाग में इसकी मदद की पुकार गूंज रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि लड़की बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे इसके बारे में पता करना होगा, लेकिन मैं सच्चाई कहाँ से पता करूं? ये वहम मेरे दिमाग में हजारों सवाल पैदा कर रहा था। उस रात के बाद मेरी नींद उड़ गई थी। उसके शब्द, उसकी चीखें और उसकी बेबसी मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकला तो मालिक के मैनेजर ने मुझे रोका और कहा कि रात तुम खिड़की के पास क्यों खड़े थे? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं वहां देखरेख करने के लिए खड़ा था। तो उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा कि आइंदा तुम उस कमरे के आसपास मुझे दिखाई मत देना। उसके अंदाज में एक अजीब सी धमकी थी। और हाँ, रात को एक जगह खड़ा नहीं रहना बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ बाउंड्री वॉल के इधर उधर चक्कर लगाते रहना। और खबरदार, आइंदा मैं तुम्हारी कोई लापरवाही न देखूं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं पूरी तरह से अलर्ट होता हूँ, इसलिए आप फिक्र ना करें। तो वो मुझे चुभती हुई नजर से देखकर चले गए। अब मेरी यही ड्यूटी थी कि मैं बाउंड्री वॉल के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता था। लेकिन जब से मैं यहाँ आया था और रात की ड्यूटी करने लगा था तो मुझे यहाँ पर अक्सर चीखने की आवाजें सुनाई देती थी। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी जिसे मैं इग्नोर कर देता। ये आवाज ज्यादातर 2 बजे या 2 बजे के बाद ही सुनाई देनी शुरू हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई खास एक्टिविटीज हो रही हो। हल्की हल्की बातों की आवाज, बंगले के पिछले हिस्से में बहुत ज्यादा चहल पहल, दरवाजे का हल्के से खुलना बंद होना और कहीं कदमों की आवाज रात में बहुत ज्यादा सुनाई देती थी। मेरे लिए इस समय सबसे अहम मेरी नौकरी थी, क्योंकि इसकी वजह से मेरी शिक्षा हो पा रही थी। ये उस रात की बात थी जब हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैं बंगले के चारों तरफ घूमकर अपनी जगह आ गया था। सर्दी भी ज्यादा बढ़ रही थी। मैंने अपने कोट में हाथ डाल लिए थे। मैं अपनी ड्यूटी पर था, हाथ में टॉर्च लिए बंगले के इधर उधर चक्कर लगा रहा था। तभी अचानक मुझे एक परछाई दिखाई दी और मैं रुक गया। देखने लगा कि ये कौन है। मेरे कदम लगातार उस तरफ बढ़ने लगे। जितना मैं करीब जा रहा था उतना ही मुझे साफ नजर आ रहा था कि ये किसी लड़की की परछाई थी और वो दीवार के पास छुपने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतने में ही उसने मुझे पलटकर देखा। एक लम्हे के लिए तो मैं घबरा गया था। उसने फौरन दौड़ लगा दी तो मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो दीवार के करीब पहुंची और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। मुझे आइडिया हो गया कि अगर मैंने फौरन कुछ नहीं किया तो वो बाहर निकल जाएगी। मैं भागते हुए तेजी से उसके करीब पहुंच गया। जैसे ही मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और एकदम वो मुड़ी, कांपती हुई आवाज में कहने लगी कि भगवान के लिए मुझे जाने दो, ये लोग मुझे भी इसी तरह मार देंगे जिस तरह मेरी माँ को मार दिया। मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता है। उसने अपने कपड़े हटाकर मुझे दिखाया और कहने लगी कि देखो, मेरे शरीर पर निशान है। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। ये हमेशा मुझसे मदद मांगती थी, जाने को कहती थी, और आज इसकी हालत देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। उसकी आंखों में वही डर था, वही उम्मीद थी जो मैंने उस समय देखी थी। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल दो। मुझे इससे डर लग रहा था। एक तरफ खुशी हुई कि आज मुझे इससे बात करने का मौका मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी हालत देखकर मैं परेशान भी हो गया था। मैंने कहा, तुम रात के समय भागकर कहाँ जा रही हो? मेरी आवाज सन्नाटे में दूर तक ना जाए इसलिए मैं खामोशी से बात कर रहा था। वो कहने लगी कि बस तुम मुझे जाने दो, लेकिन मुझे अपनी नौकरी प्यारी थी। मैं खुद को किसी खतरे में नहीं डाल सकता था और ना ही इस लड़की की नजरों में गिरना चाहता था। मेरे पास एक सीक्रेट अलार्म का बटन था जिसको दबाकर मैं बंगले में मौजूद सारे बॉडीगार्ड को अपने पास बुला सकता था। इसीलिए मैंने ऐसा ही किया। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम बिल्कुल सेफ हो। क्या परेशानी है बताओ मुझे, क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद जाग गई थी। फिर वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे यहाँ कैद करके रखा जा रहा है। रघुवेंद्र एक बहुत ही घटिया और जालिम आदमी है। अगर मैं यहाँ से ना भागी तो ये लोग मुझे खत्म कर देंगे।
मैंने उसे सवाल किया कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं उसे बातों में लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो मेरी बातों में लग जाए और गार्ड्स वहां पर आ जाएं। लेकिन मेरी बातें उसे बुरी लगने लगी और वो गुस्से से कहने लगी कि तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये मत समझो कि जो तुम देखते हो वही सच है। यहाँ की हकीकत बहुत भयानक है। तुम्हें जब सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हें मुझ पर रहम आएगा। उसकी बात सुनकर मुझे उलझन होने लगी। न जाने क्यों उसकी बातों में मुझे सच्चाई का एहसास होने लगा था। मैंने कहा कि देखो, तुम आराम से बात करो, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा। थोड़ी ही देर के बाद गार्ड्स आ गए थे। उसने जब उनको देखा तो वो रोने लगी और कहने लगी, अब मैं नहीं बचूंगी। वो घबरा गई। मैंने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने उसे तसल्ली दी। गार्ड्स ने उस लड़की को पकड़ लिया। थोड़ी ही देर के बाद मालिक भी आ गए। उन्होंने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम जो यहाँ से भागने के सपने देख रही हो उसे भूल जाओ। लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे सामने खड़ी हो गई जैसे मैं उसकी ढाल हूँ। वो मुझसे रोते हुए कहने लगी कि प्लीज मुझे इनसे बचा लो, ये मुझे पकड़ने आए हैं। गार्ड ने उसे मेरी तरफ से खींच लिया और अपनी तरफ ले गया। मैं तो पीछे हटकर खड़ा हो गया था। लड़की ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने भी इनका साथ दिया। उसकी बातों ने मुझे और अंदर तक तोड़ दिया था। मैंने अपनी नजर झुका ली। वो कहने लगी कि नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। वो चीखती रही, लेकिन उसके हाथ मजबूत गार्ड के हाथों में थे। जब वो वहां से गई तो काफी देर तक मैं खामोश खड़ा रहा था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। अगले ही दिन जब मैं शाम के समय ड्यूटी पर था तो मालिक के लिए खास पार्सल आया था। वो पार्सल मुझे अंदर लेकर जाना था। मैं उनको वो देने के लिए बंगले के अंदर चला गया था, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। नौकर तो वैसे भी मालिक के फ्री होने का इंतजार करते हैं। इस तरह मैं भी दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया था और इंतजार कर रहा था कि वो फोन बंद कर दें, तब मैं उनको पार्सल देकर जाऊं। लेकिन वो किसी से जोर जोर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बस 2 दिन की बात और है। अब तक ये लड़की कई बार यहाँ से भागने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार नाकाम रही है। मैंने इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मेरे आदमी इसे कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन ये कहीं से कहीं तक भी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इससे बहुत तंग आ चुका हूँ। अगर इसने साइन नहीं किए तो मैं इसका भी वही हाल करूंगा जो इसकी माँ का किया था। मजबूरन मुझे इसकी जान लेनी पड़ेगी, क्योंकि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा। जब मैंने मालिक के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इसका मतलब ये था कि वो लड़की बिल्कुल ठीक कह रही थी कि उसकी जान को खतरा है। ये लोग उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं उस दिन तो खामोशी से मालिक को वो पार्सल देकर चला गया था, लेकिन मुझे इस लड़की की हकीकत समझ आ गई थी कि वो सच में किसी बड़ी मुसीबत का शिकार है, क्योंकि मालिक की बातें सुनकर मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था। वो लड़की मासूम है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। मैं उसकी मदद कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि यहाँ बहुत सख्त पहरा है। मेरी आंखों के सामने बार बार उसका रोता हुआ चेहरा आ रहा था और अब मैं सोच रहा था कि न जाने इस लड़की के साथ क्या हो रहा होगा। मुझे लगा जैसे मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने उसके साथ धोखा किया। इसका मतलब वो पागल भी नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों में जो दर्द था वो किसी पागल की आंखों में नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था? जरूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। मेरे दिल ने फैसला कर लिया था कि अब मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मेरे कदम मालिक की गैर मौजूदगी में उनके कमरे के अंदर चले गए। मुझे यकीन था कि वो लड़की वहीं होगी। कमरे के अंदर ही एक छोटा सा कमरा और बना हुआ था जिसमें इस लड़की को रखा गया था। मैंने कान लगाकर बात सुनने की कोशिश की तो मुझे आवाज आई। वो लड़की धीमी धीमी आवाज में रो रही थी। मैं अंदर झांकने का मौका ढूंढ रहा था। आखिर देखूं तो सही कि अंदर क्या हो रहा है। मालिक बहुत अच्छा इंसान बनता था, लेकिन मैं लड़की को बचाना चाहता हूँ। लेकिन जो मैंने अंदर देखा उसने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। मालिक रघुवेंद्र उस लड़की के बिल्कुल सामने खड़े थे और लड़की के इर्द गिर्द गार्ड्स थे। वो अपनी ताकत के जोर पर उसे किसी कागजात पर साइन करवाने को कह रहे थे, लेकिन वो लगातार इनकार कर रही थी। मालिक ने उसे सख्ती से डांटा। इतने में ही ये लड़की चिल्ला उठी और कहने लगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी।
इतने में ही मालिक ने एक गार्ड को इशारा किया। वो आगे बढ़ा और उसने उसके बाल मुट्ठी में पकड़ लिए। वो जोर से चिल्ला उठी थी। उसके मुंह पर भी हाथ रख लिया गया था ताकि आवाज बाहर न जा सके। अब मुझे समझ आया था कि ये दबी दबी चीखें इस लड़की की थी जिनको मैं अक्सर सुना करता था। अब मुझे समझ आया था कि ये सब जायदाद का मामला था। ये सब देखना मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने फैसला किया कि अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे उसे बचाना ही होगा। मैंने फौरन एक आइडिया सोचा। मैंने बंगले के पीछे दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई जहां एक दो गार्ड ही होते थे। मैंने एक लोहे की रॉड उठाई और इंतजार करने लगा कि ये लोग कब यहाँ से वापस जाएंगे। थोड़ी ही देर के बाद सब लोग कमरे से जा चुके थे। लड़की अकेली थी और बेहोशी की हालत में थी। मैं खिड़की के बाहर खड़ा हुआ था। मैंने रॉड उठाकर खिड़की में डालना शुरू किया तो अचानक ही जमीन पर लेटी लड़की के शरीर में हलचल होने लगी। उसने सर उठाकर खिड़की की तरफ देखा तो धीरे धीरे वो उठी और मेरी तरफ देखने लगी। मुझे डर लग रहा था कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा। मैंने रॉड की मदद से जैसे तैसे खिड़की को खोल लिया था। मैं खिड़की से फौरन ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उस लड़की के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। मैंने फौरन उसे खोल दिया। आजाद होते ही वो लड़की यकीन ना करते हुए मुझसे कहने लगी कि अब तुम मेरे साथ कौन सी चाल चलना चाहते हो। मैं उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। मुझे शर्मिंदा देखकर वो आगे कुछ नहीं बोली तो मैंने धीरे से उससे कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, कोई भी किसी भी समय आ सकता है। समय बर्बाद मत करो, फौरन ही यहाँ से निकलो। वो मेरी बात समझ गई थी और फौरन उस खिड़की से उसने छलांग लगाई। लेकिन जैसे ही मैं निकलने लगा कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में दाखिल होने वाले गार्ड और मालिक हैरान होकर चीख पड़े। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ते मैंने भी फौरन खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और फिर मैंने जल्दी से लड़की को बाजू से पकड़ा और जोर से कहा कि भागो यहाँ से। हम लोग बंगले के अंदर से बाहर जाने के पीछे वाले रास्ते के दरवाजे को पहले ही खोल कर आया था। हम जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले मैंने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था और लड़की का हाथ पकड़कर जंगल के रास्ते की तरफ भागने लगा था। मालिक के गार्ड्स बहुत चालाक थे। दरवाजा बंद देखकर उन्होंने बाउंड्री वॉल से छलांग लगा दी थी और हमारा पीछा करने लगे। भागते भागते हम लोग काफी दूर तक आ गए थे। जब गार्ड्स पीछे रह गए तो मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और पास की ही नदी में छलांग लगा दी थी, क्योंकि वो लोग हमें कभी भी पकड़ सकते थे। मुझसे तैरना आता था, इसलिए मैं उस लड़की को लेकर तैरने लगा था। अजीब बात ये थी कि वो भी तैरना जानती थी और जल्दी जल्दी हम नदी के दूसरे तरफ के किनारे पर आ गए थे। वहां से निकलकर जब हम आजाद हुए तो वो कहने लगी कि अब जल्द ही हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैंने कहा पुलिस स्टेशन? तो वो कहने लगी कि हाँ पुलिस स्टेशन, क्योंकि अब पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। आखिरकार इतनी दूर तक चलने के बाद हम पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए थे। मैंने वहां पुलिस को पूरा हाल बताया और लड़की ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा कि मेरा नाम गरिमा है और मैं उस बंगले की मालिक हूँ। मेरी मम्मी की बहुत जायदाद थी। मैं अपनी माँ के पहले पति की बेटी हूँ। मैं जब छोटी थी तब मेरे पिता की मौत हो गई थी, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो मेरी मम्मी ने मुझे खुद से दूर कर दिया और बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, मगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मैं अपनी आंटी के साथ अमेरिका में रहती थी और वहीं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। मेरी हर रोज मेरी मम्मी से फोन पर बात होती रहती थी। मम्मी की मौत से एक दिन पहले भी मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। वो बिल्कुल ठीक थी। अगले ही दिन मुझे उनकी मौत की खबर मिली तो मैं हैरान रह गई थी। उनके अंतिम संस्कार पर जब मैं यहाँ पहुंची तो पता चला कि उनकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन मरने से पहले पिता ने मुझे बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। जब घर में कुछ शांति हुई तो उन्होंने मुझे घर में कैद करके रखना शुरू कर दिया। दरअसल ये सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ के पहले पति मतलब मेरे फादर की थी और मेरे सौतेले पिता ने मेरी माँ से शादी उनकी दौलत देख कर की थी। मेरी माँ ने जीते जी अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी थी। ये बात जब मेरे सौतेले पिता को पता चली तो वो मेरी माँ को मारा करते थे और उनसे कहते थे कि वो अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दें, लेकिन मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पति की कोई बात नहीं मानी तो मेरे सौतेले पिता रघुवेंद्र जी ने मेरी माँ का कार एक्सीडेंट करवा दिया। उसके बाद मुझे मेरी माँ की खबर मिली और मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद इन लोगों ने मुझ पर भी जुल्म करने शुरू कर दिए। मुझे घर में कैद कर लिया, मेरे साथ मारपीट करने लगे और कहते कि मैं अपने होशो हवास में पेपर्स पर साइन कर दूं। वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि वो मुझ पर अत्याचार करके पेपर्स पर साइन करवाना चाहते हैं। गरिमा की आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। मैं लगातार उसे देख रहा था कि उसने कितनी तकलीफ सही थी।
पुलिस ने उसके बयान रिकॉर्ड किए और उसके बयान पर बंगले को चारों तरफ से घेर लिया था और उसके सौतेले पिता को अरेस्ट कर लिया गया था। गरिमा का मेडिकल चेकअप करवाया गया तो उसमें भी ये पता चला था कि उसके साथ रोज मारपीट होती थी, जिससे ये बात साबित हो गई थी कि उसके सौतेले पिता ने ही उसकी हालत ऐसी की है, क्योंकि कुछ ऐसे सबूत भी थे जो गरिमा के सौतेले पिता की तरफ इशारा कर रहे थे, जिनकी बेस पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उसके सौतेले पिता पर कार्यवाही की गई। इस तरह गरिमा बच गई और वो बार बार मेरा धन्यवाद कर रही थी। उसका कहना था कि अगर तुम समय पर मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं मर जाती। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। गरिमा की जिंदगी में सुकून आ गया था। गरिमा अब अपने घर में अपने हिसाब से रहने लगी थी। उसकी माँ के कातिल को सजा मिल गई थी। गरिमा ने कुछ समय के बाद मुझे खुद ही प्रपोज कर दिया और मुझसे शादी के लिए कहा। मैं उसे कैसे मना कर सकता था, क्योंकि मैं भी उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगा था। और इस तरह कुछ समय के बाद मेरी गरिमा के साथ शादी हो गई। गरिमा की वजह से मुझे एक अच्छा हमसफर, एक अच्छी नौकरी और रहने के लिए बड़ा सा घर मिल गया था और आज मैं अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।